आपके घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी है। दुर्भाग्य से कल को मोदी जी ना रहें, घोषणा पत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी घड़ी का भरोसा नहीं है। यह लोकतंत्र को तबाह करके मनुवाद लाना है। आपकी पार्टी 2029 तक महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन अभी 2024 में आपकी पार्टी ने महिलाओं को इतनी कम सीट क्यों नहीं दी? स्वच्छ शौचालय के तहत जो भी शौचालय बनाए गए हैं, उनमें पानी का प्रयोग जल संकट का कारण है। पर्यावरण के लिए क्या संकल्प हैं? ओपीएस के विषय में भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है? 4 साल बाद अग्निवीरों का क्या होगा? एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, दूसरी तरफ पहले से जो ट्रेन है उनके बाथरूम की स्थिति इतनी खराब है, उनकी तरफ कोई ध्यान सरकार क्यों नहीं देती? बहुत सारे प्रश्न लिखकर भेजे हैं मेरे पास और मुझे लगता है कि आई एम द लकीएस्ट वन कि सबसे ज़्यादा मुझे अपनी पार्टी के विचारों को रखने का मौका दिया आपने। और जो भ्रम आज नरेटिव सेट करने के उद्देश्य से फैलाए जा रहे हैं जनता के बीच में, उन नरेटिव्स को क्लियर करने का मौका आज मुझे मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न मैं ले रही हूँ, जिसमें ये लिखा है कि आपके घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी है। दुर्भाग्य से कल को मोदी जी ना रहें तो घोषणा, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात सच में नहीं है। कल को मोदी जी घोषणा पत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी घड़ी का भरोसा नहीं है। यह लोकतंत्र को तबाह करके मनुवाद लाना है। जो भी इस बात पर एकमत हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सही बात है, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन इंसानियत और मनुष्यवाद की बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात ज़रूर कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का आज 2024 को लेकर संकल्प पत्र में जो विचार है, और सबसे पहली बार 1982 में जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, या यूँ कहूँ कि जनसंघ की शुरुआत हुई थी, तब भी जो विचार था वो एक ही विचार है। उसमें मोदी जी एक सेवक की भांति काम करते हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सेवक की भांति काम करते थे, उसमें माननीय सुषमा स्वराज जी एक सेवक की भांति काम करते थे, उसमें माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी भी एक सेवक की भांति काम करते हैं। ये विचार कभी ना खत्म होगा, ना ये विचार कभी खत्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो जनता को लेकर संकल्प है, वो किसी के होने ना होने से जारी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के साथ खड़े हैं। किसी एक नेता की विचारधारा या किसी एक परिवार की विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को लेकर एक विचार की पार्टी है। किसी परिवार के होने ना होने से, किसी नेता के होने ना होने से इस पार्टी का ना तो बाल बांका हुआ है और ना ही बाल बांका होगा। इसलिए आप सभी इस बात से निश्चिंत रहें कि इस संकल्प पत्र में जो है वो प्रभु इच्छा से है और प्रभु इच्छा से ही पूरा होगा। इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगी, एक ही लाइन में ख़त्म करूँगी। जिस पार्टी को 55 वर्षों में न्याय करना चाहिए था, उस पार्टी ने न्याय नहीं किया और 10 वर्षों के कार्यकाल से न्याय मांगने लगी। उन्होंने न्याय संकल्प क्यों लिखा? उनसे पूछिए प्रश्न, उन्होंने न्याय संकल्प नाम क्यों दिया? 55 वर्षों से पहले न्याय कहाँ गया था? मेरे भी प्रश्न है ना, मेरे भी हो सकते हैं। ये अधिकार तो मेरे से क्यों छीनेंगी आप? आप नहीं छीन सकते, आपको छीनने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा प्रश्न, आपकी पार्टी 2029 तक महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन अभी 2024 में आपकी पार्टी ने महिलाओं को इतनी कम सीट क्यों नहीं दी? मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, इतनी कम सीट क्यों दी? मेरा एक ही जवाब है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरी सभी महिला साथी जो यहाँ बैठी हैं इस बात पर तालियां मेरे साथ बजाएंगी मुझे लगता है। महिलाएं जिस क्षेत्र में अपना कदम रखती हैं तो वहाँ की धरती, वहाँ की प्रवृत्ति, वहाँ का माहौल थोड़ा सा विचलित ज़रूर होता है।
और वो विचलित होता है सकारात्मकता की दिशा में। राजनीति में जब हमें 33% आरक्षण मिलेगा तो जो पुरुषों का वर्चस्व आज कायम है राजनीति के क्षेत्र में, वो विचलित जरूर होगा। इसलिए आखिरी बार हम हमारे भाइयों को जगा दे रहे हैं, क्योंकि 33% जिस दिन हमने ले लिया उसके बाद हम 50 से 60 और 70 तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी, बिल्कुल आने वाले समय में पहुंचेंगी। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन और जो आज स्थिति है, क्योंकि अगर हम, ये भाषण की बात नहीं है भाई साहब, आपने अपनी बेटी को जो अधिकार दिया है, क्या आपने अपनी पत्नी को वो अधिकार दिया? क्या आपने माँ को वो अधिकार दिया? नहीं दिया। जो आज आपकी बेटी को अधिकार है वो आपकी पत्नी और माँ को नहीं थे। यह 2024 की बात है और 2029, 33, 35, 47 तक ये अधिकार बढ़ेंगे, महिलाएं अपनी जगह कायम करेंगी। आप 2029 में देखिएगा, हर बात में अगर आप ऐसे ही जवाब देंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी। भाई साहब, मेरे दिमाग का बटन आप मत रखिए अपने हाथ में, जवाब तो मुझे देना है ना। आप अपना मेरा बटन अपने हाथ में मत रखिए। आपसे कुछ पूछेंगे तो आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। एक सवाल पर्यावरण से जुड़े बहुत आए हैं। आप बहुत सारे साथियों ने पर्यावरण से जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब मैं दे रही हूँ। स्वच्छ शौचालय के तहत जो भी शौचालय बनाए गए हैं उनमें पानी का प्रयोग जल संकट का कारण है। पर्यावरण के लिए क्या संकल्प हैं? ये ऐसे प्रश्न, इनसे मिलते जुलते प्रश्न काफ़ी आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों पर्यावरण के प्रति, योग के प्रति सजगता जो है वो बहुत बड़ी है। ऐसा आप भी मानते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री स्वयं उठकर अगर स्वच्छता की बात करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं और स्वयं सड़क पर उतरकर झाड़ू लगाते हैं और G20 जैसे विषयों में पर्यावरण को नंबर 1 रखते हैं, आ जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर ये वर्ड हो जाए। आप भी जो सवाल है ना उन्हीं के जवाब दे दो, खत्म करो जी। आप भी मेरे जवाब ही नहीं है ना, तरीका होता, जवाब देने का तरीका तो मेरा रहेगा। बल्कि आप इसमें कंपाइल कर लाते हैं, एक पर्ची पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगा कि एक जैसे क्वेश्चन को एक जैसा आंसर कर दोगे। 10-12 प्रश्न तो यही है। जारी रखो, लेट हो जाए, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। भाई साहब चुप होंगे तो प्रश्न के उत्तर भी लेंगे ना। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप अधिवक्ता हैं, मैं कोर्ट में अपीयर नहीं होती, इसलिए प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे सकती। सबका अपना अपना एक तरीका होता है जवाब देने का। मेरा तरीका यही है। आपकी छोटी बहन हूँ, थोड़े से 4 अक्षर कान में पड़ जाएंगे तो बुरा मत मानिए। मैं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बात कर रही हूँ। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों नमामि गंगे और यमुना को शुद्ध करने की, यमुना को तो दिल्ली शुद्ध करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कही थी। नमामि गंगे को शुद्ध करने की जो बात आई थी, स्वच्छ करने की बात आई थी, उसमें हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। वो आप सबके समक्ष हैं, क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल पर आप जाते हैं वहाँ पर पिछले दिनों की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर आपको स्पष्ट दिखेगा। और नमामि गंगा को लेकर और जो अन्य प्रोजेक्ट हैं स्वच्छता को लेकर वो किए जाएंगे। दूसरा, जो सौर ऊर्जा को और पवन चक्कियों से ऊर्जा बनाने का जो लक्ष्य है वो पहले की अपेक्षाकृत अब 2024 में आगे और बढ़ाया जाएगा। और ऐसा शायद हमें इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हम हरियाणा राज्य बिल्कुल सेंटर में है, जहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रावधान तो आप फिर भी देख लेंगे, देखा होगा आपने, खेतों में, नहरों पर, घरों में, और जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान हैं, उन पर उनको भी कम्प्लीटली सौर ऊर्जा पैनल्स में तब्दील किया गया है। उसी तरह से जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को जो है सेव किया जा सके, उनकी रक्षा की जा सके। और इसके बाद
वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और G20 के समय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए, उनको आगे भी और रखा जाएगा और संकल्प पत्र में इसकी एक विशेष जगह है। एक ये सवाल बहुत आया है, ओपीएस के विषय में भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है। काफ़ी लोगों ने ये बात रखी है। ओपीएस के विषय में मैं यही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत काम किए हैं और आगे भी इस पर एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का जो भी रिजल्ट होगा और जो भी जनता के हित की बात होगी, नरेंद्र मोदी जी उसके पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी उससे पीछे नहीं हटेगी, लेकिन संयम और थोड़ा समय, क्योंकि बहुत से काम आप भी जानते हैं जब घर की मैनेजमेंट में करते हैं तो कहीं ना कहीं एक काम आगे होता है, एक काम बाद में होता है। सबसे पहले कुछ और काम होता है, हो सकता है एक काम लास्ट में भी हो। तो इस व्यवस्था को भी कायम करने में भी जो भी जनता के हित में होगा वो फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़रूर लिया जाएगा। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीब लोगों की मदद करना बहुत अच्छा है। बोल के गए, शायद वो आपके हलक से भी नहीं उतरेंगी। उस समय आपको आचार संहिता नहीं दिखती। ये तो कॉन्टिन्यूएशन का काम है, इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आप सब वकील साथीगण हैं, आप जानते हैं कि कितनी रेवड़ियां बांटने का काम और सरकारों ने किया है, राज्यों में भी किया है और केंद्र में भी किया है। और उन 55 वर्षों की रेवड़ियों में आप सबका और हमारा अभी तक भला नहीं हुआ है। 4 साल बाद अग्निवीरों का क्या होगा? देखिए, किसी भी प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा करना, उसमें नकारात्मकता वही व्यक्ति ढूंढ सकता है, वही विपक्षी दल ढूंढ सकता है जिसकी विचारधारा केवल और केवल सैडिस्ट हो। सैडिस्ट का मतलब जो कभी भी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ ना चलता हो, उसे केवल नकारात्मकता अच्छी लगती हो। और सैडिस्ट विचारधारा केवल और केवल आज जो दिख रही है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रही है। और इस सैडिस्ट विचारधारा से ऊपर उठिए, विकास की धारा के साथ चलिए। अगर अग्निवीर 4 वर्षों की इनको ये सुविधा नहीं मुहैया कराते तो आप सोचिए, हरियाणा का वो वीर, हरियाणा का वो युवा उस नशे की दलदल से तो बाहर आया, कम से कम 4 साल तो काम कर रहा है। और अग्निवीर के बाद सेना में डायरेक्ट एंट्री अग्निवीर से है। सेना में डायरेक्ट एंट्री अग्निवीर से है। हमारे इतने भाई उस सेना में भर्ती होंगे जिनको अग्निवीर से 4 साल पहले ट्रेनिंग दे जा चुकी है, जिन्होंने देश सेवा की है, उन्हें फिर से सैनिक कार्रवाई आर्मी में और अन्य जगहों पर भर्ती करने का मौका डायरेक्ट मिलेगा। इस बात से आपको प्रॉब्लम है? इस बात से आपको प्रॉब्लम है? 75 साल का अपने खातर ट्रम बन गए। अरे 21 साल का जवान अपने घर आकर बैठ जाए, उसमें आप विकास जी देखिए साथियों, अगला प्रश्न सुन लीजिए। एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, दूसरी तरफ पहले से जो ट्रेन है उनके बाथरूम की स्थिति इतनी खराब है, उनकी तरफ कोई ध्यान सरकार क्यों नहीं देती? पैसेंजर ट्रेन, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, पिछले दिनों 10 वर्षों में जितना रेलवे के अंदर सुधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इतना सुधार 55 नहीं, मैं कह रही हूँ जब से भारत देश आजाद हुआ है, जब से रेलवे लाइन बिछी है, तब से रेलवे का सुधारीकरण इतना नहीं हुआ जितना पिछले 10 वर्षों में हुआ है। इसके अलावा चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे नई रेलवे लाइन की बात हो, रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो और स्वच्छता की बात हो, आज रेलवे की पटरियां बदबूदार कम है, पहले से गंदगी कम दिखती है। और जो वेटिंग एरिया है, हम जैसे लोग तो वहां बैठ भी नहीं सकते थे वेटिंग एरिया में, और आज एसी में आप लोग स्वच्छ माहौल में बैठते हैं। ट्रेनों की जो व्यवस्था है, आज उनकी धुलाई, हर उनका शेड्यूल तय है और उस शेड्यूल के तहत हर ट्रेन की सफाई होती है, हर ट्रेन को पूरा धोया जाता है। जो आज
हमारी ट्रेनों की व्यवस्था है जिसमें सोने की व्यवस्था है, और जो चद्दर, तकिया और जो व्यवस्थाएं कायम की गई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में एकदम पूरी की गई हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। अगर आप आज रेलवे को लेकर कोई शिकायत भेजते हैं तो उन शिकायतों पर जितनी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है उतनी पिछले समय में तो आपके पास जगह ही नहीं बचती थी कि कहाँ शिकायत की जाए। ये रेलवे में सुधारीकरण आज हमारे टाइम में हुआ है, नए रेलवे स्टेशन बने हैं। और आप बात करते हैं, इसमें एक प्रश्न है जाति और धर्म के नाम पर बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं साथ ही उदाहरण दूंगी। मैं उदाहरण दे रही थी कि अयोध्या में नया रेलवे कॉरिडोर बना, लेकिन मैं समाप्त कर रही हूँ सर, लेकिन जाति और धर्म को बांटने की बात भाजपा नहीं करती माननीय। जाति और धर्म के नाम पर बांटने की बात कांग्रेस करती है। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, जितनी बार बहुसंख्यक, जितनी बार अल्पसंख्यक की बात कही गई है, हमारे मैनिफेस्टो में एक जगह पर भी मुसलमान शब्द नहीं है। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, मुसलमान शब्द से भरा पड़ा है। आरक्षण दो, मुसलमान को दो। ओबीसी का आरक्षण काटो, मुसलमान को दो। गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण दो, मुसलमान को दो। जितनी बातें उस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, हमारी पार्टी में एक शब्द नहीं है धर्म के नाम पर। ना हिंदू शब्द है, ना मुस्लिम शब्द है, ना बहुसंख्यक है, ना अल्पसंख्यक है। तो ये जाति और धर्म के नाम पर बांटने के काम विपक्ष की पार्टियां करती हैं, हम नहीं। और मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों का उत्तर हो चुका है। हाँ इस सवाल का मेरे से बेहतर आपके पास जवाब है। जो बेशर्मी आप दिखा रहे हैं वो हम में नहीं है। साथ